इस व्यक्ति का नाम है केपी शर्मा ओली। हाल फिलहाल में ये वहां का प्राइम मिनिस्टर नहीं है, लेकिन इसने बहुत सारा, जैसे कहते हैं ना, रायता फैलाया है हमारे भारत और चाइना और नेपाल के रिलेशन से। बहुत सारा इसने जैसे कहते हैं डेंट मार दिया है। इसने क्या क्या किया है और क्यों, किस वजह से हमारे इंडियन नेपाल रिलेशन इतने ज्यादा खराब हो चुके हैं, ये चीज हम देखेंगे। अब मैं आपको ले चलता हूँ सीधे मैप की ओर। इस आदमी का नाम याद रखना, तस्वीर याद रखो, केपी शर्मा ओली। और ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, सॉरी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल का लीडर था। अब हम चलते हैं मैप में। मैप कहाँ मिलेगा? ये आप लोग आ गए हो गूगल अर्थ में। अब पूरी कहानी अपनी यहीं चलेगी, मैप में ही चलेगी। ये देखिए, ये नेपाल की बॉर्डर है। आप देख रहे हैं उत्तराखंड से हमारी बॉर्डर है नेपाल के साथ। फिर यहाँ पे जो यूपी है, यूपी से बॉर्डर है। फिर बिहार से बॉर्डर है। ठीक है, इधर हम देख रहे हैं सिक्किम से बॉर्डर है। और इधर छोटी सी बॉर्डर वेस्ट बंगाल से भी है, क्योंकि जो सिलीगुड़ी है ये वेस्ट बंगाल का एरिया है। मतलब इतने राज्यों से नेपाल की बॉर्डर लगती है भारत के साथ। ठीक है। अब जो नेपाल है, इसके ऊपर कौन बैठा है? यहाँ पे चाइना बैठा है। तो पहली चीज मैंने कल की क्लास में बोली थी, जो हमारे इमीडिएट नेबर्स है उनके साथ जमीन का विवाद जरूर होगा हमारा। जमीन का विवाद होगा, या तो हम कर रहे होंगे या तो वो कर रहे होंगे। तो पहला जो विवाद है वो हम लोग देखते हैं काला पानी विवाद को लेकर, कि काला पानी क्या है। काला पानी विवाद, काला पानी डिस्प्यूट को लेकर एक विवाद चला आ रहा है। मैंने उसको और थोड़ा जूम इन किया है। ऐसा है कुछ एरिया यहाँ पे। तो ये जो पीला पीला वाला एरिया है, ये लगभग 400 किलोमीटर का एरिया है, 400 स्क्वायर किलोमीटर का। इसी को लेकर विवाद है। इस एरिया को हम बोलते हैं काला पानी। काला पानी। काला पानी का विवाद किस देशों के बीच में? भारत और नेपाल के बीच में। क्या विवाद है? जमीन का विवाद है। नेपाल की किस बॉर्डर पे होगा? भाई ये तो पूरा आपका नेपाल है। तो नेपाल की किस बॉर्डर में होगा? पश्चिमी बॉर्डर में होगा, वेस्टर्न बॉर्डर में होगा। अब विवाद क्या है? भारत कहता है ये काला पानी का एरिया भारत का है, नेपाल कहता है ये उसका है। बढ़िया। ये विवाद है, काला पानी डिस्प्यूट किसके बीच में? इंडिया और नेपाल के बीच में। अब हुआ क्या? आज से 6 महीने पहले भारत सरकार ने नया मैप निकाला। नया मैप क्यों निकाला? क्योंकि हमारे नए मैप में हमने बताया कि लद्दाख एक नई यूटी बन गई है, जम्मू कश्मीर एक नई यूटी है। इस मैप में हमने इस काला पानी को अपना दिखा दिया। तो नेपाल ने बकायदा वहां पे ऑफिशियली हमको प्रोटेस्ट किया और बोला कि भाई ये इलाका हमारा है, आप हमारी जमीन को कैसे अपना बता सकते हैं। तो ये चर्चा में फिर से निकला है काला पानी विवाद क्या है। अब असल में ये जो ये काला पानी नाम की जगह है, यहाँ पे एक नदी बहती है, उसका नाम है काली नदी। काली नदी। काली नदी अंग्रेजों ने बॉर्डर बनाई थी, काली नदी की अंग्रेजों ने बॉर्डर बनाई थी कि भाई काली नदी के जो पश्चिम का हिस्सा है वो भारत का रहेगा, और जो पूरब का हिस्सा है वो नेपाल का रहेगा। लेकिन नदी है भाई, नदी तो अपना जो कोर्स है, जो रास्ता है, वो बदल देती है समय के साथ। अब यहाँ पे काली के नाम से 5-6 नदियां हैं। अब अंग्रेज ने किस नदी के बारे में कहा था वो अब कंफ्यूजन है। अब ये सारी जो बात है नहीं, 1816 में एक संधि हुई थी। आज से लगभग देखिए 200 साल पहले एक संधि हुई थी, उसका नाम था सुगौली की संधि। सुगौली की संधि, सुगौली की, सुगौली नाम की जगह है यहाँ पे, सुगौली की संधि हुई थी। असल में क्या हुआ था, 1814 से लेकर 1816 तक यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच में लड़ाई हुई थी। इसे कहते हैं एंग्लो नेपाल वॉर। उस वॉर में नेपाल हार गया था। तो ये हुआ भाई, बॉर्डर बनानी पड़ेगी, ईस्ट इंडिया का कहाँ तक रूल है, तुम्हारा कहाँ तक रूल है। तो इस सुगौली की संधि से जो नदी है काली नदी, इसको बॉर्डर बनाया गया था कि इसके इधर मेरा इलाका, इसके इधर तेरा इलाका। बाद में अंग्रेज चले गए तो भारत आजाद हुआ, तो भारत में कब ये इलाका हो गया। अब जो काली नदी को लेकर विवाद है कि काली नदी के पश्चिम में, वेस्ट में भारत होगा, ईस्ट में क्या होगा? इंडिया होगा। अब हम तो ये बोल रहे हैं कि सुगौली की संधि के हिसाब से काली का जो वेस्ट का एरिया है मेरा है, मतलब ये जो काला पानी वाला पूरा क्षेत्र है ये मेरा होगा। लेकिन जो नेपाल है, वो इस, मैंने बोला यहाँ पे कई सारी नदियां हैं जिनको काली नदी कहा जाता है, कोई बड़ी नदी ही नहीं है काली नदी। लेकिन काली नदी जो है, इसको थोड़ी नीचे जब उतरती तो इसी का नाम महाकाली हो जाता है, और बाद में जब और नीचे उतरती तो इसी का नाम सरयू नदी हो जाता है। और सरयू तो आपको पता होगा। कोई स्पेशल शहर बताइए भारत का जो सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है, बताइए। ऐसा कोई शहर है तो जो सरयू नदी के किनारे बसा है?
भावना, उस शहर का नाम है अयोध्या। तो ये नदी को लेकर विवाद है, और अभी जो 400 लगभग स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है मेरे पास है, नेपाल बोलता है ये मेरा इलाका है, ये लेकर विवाद है एक मोटा तौर पे। ये विवाद अभी भी डिस्प्यूट है, इसीलिए हम इसको कहते हैं काला पानी विवाद, ये काला पानी डिस्प्यूट कहते हैं इसे। ठीक है, तो ये हो गया काला पानी विवाद को लेकर। अब यहाँ पे अगर इसको मैं छोटा करूँ इस मैप को, तो एक और विवाद है यहाँ पे। बिहार में एक जिला है चंपारण, बिहार में एक जिला है यहाँ पे चंपारण, इधर कहीं इधर, यहाँ पे एक जगह है सुस्ता नाम की जगह, सुस्ता। तो सुस्ता विवाद जो है वो भी लैंड बॉर्डर विवाद है, यहाँ भी भारत और नेपाल के बीच में तनातनी है कि ये किसका एरिया है। लेकिन आज ये हमारे चंपारण जो जिला है जहाँ गांधी जी गए थे 1917 में, उस जिले का ये पार्ट है। ठीक है, तो दो लैंड बॉर्डर विवाद है, ये दो जमीन के विवाद है हमारे और नेपाल के बीच में। एक है काला पानी और एक है सुस्ता डिस्प्यूट। जैसे मैंने बोला, ये इस व्यक्ति की जो पार्टी का नाम था उसका नाम था कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल। और ये जो व्यक्ति है ये चाइना का बहुत क्लोज फ्रेंड माना जाता है। तो जब से ये पावर में आया था, अभी नहीं है, अभी जो प्राइम मिनिस्टर है उनका नाम है शेर बहादुर देउबा, और उनकी पार्टी का नाम है नेपाली कांग्रेस। लेकिन इसकी पार्टी का नाम था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, और ये बहुत ज्यादा प्रो चाइना था, चाइना के कहने पे काम करता था। इसने इतने सारे पटांग स्टेटमेंट दिए भारत के खिलाफ, इसके टेन्योर में भारत और नेपाल के जो लोग हैं उनके बीच में भी एक तरह से कटुता आ गई। और हम मतलब ठीक है सरकार के बीच में विवाद होते हैं, लेकिन जो पीपल के बीच में रिलेशंस खराब किए, इस आदमी ने खराब किए। वर्तमान में ये प्राइम मिनिस्टर नहीं है, लेकिन इसने खूब सारे उटपटांग स्टेटमेंट दिए। एक स्टेटमेंट इसने दिया कि जो योग है, योग वो नेपाल का है। दूसरा इसने बोला राम जी पैदा, राम भगवान पैदा नेपाल में हुए, मतलब असली अयोध्या कहाँ है, नेपाल में है। फिर इसने कहा कि एक स्टेटमेंट इसने दिया कि जो भारत है वो हमारा एरिया ऐसे कैसे छीन लेगा, जिसको हम काला पानी के लेकर विवाद को कह रहे हैं। इसने अपनी पॉलिटिक्स चमकाने के लिए भारत विरोधी बहुत सारे बयान दिए, मतलब इसके टेन्योर में भारत के संबंध बहुत ज्यादा खराब हुए केपी शर्मा ओली के समय। ठीक है, तो बहुत सारे विवाद के कारण ये रहा है ये व्यक्ति। अब हम चलते हैं पुराने रिलेशंस में, क्योंकि नेपाल जैसे हम देख रहे हैं कि बहुत पुरानी बॉर्डर है हमारी उसके साथ, और पुरानी कहता हूँ बहुत बड़ी बॉर्डर है, इस मैप में आप देख ही सकते हैं। तो अब क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं हमें नेपाल को लेकर, हमारे सामने क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, दृष्टि से मैंने माइंड में उठाया है तो समझाने के लिए। असल में क्या है, जैसे मैंने बोला जो नेपाल है वो चाइना के पास ज्यादा चला गया है, क्योंकि चाइना उसके ऊपर बैठा हुआ है। नेपाल के जस्ट ऊपर चाइना ही है, और नेपाल एक लैंड लॉक देश है, मतलब उसकी कोई समुद्र से बॉर्डर नहीं लगती है। अब नेपाल हमेशा भारत की ओर दिखता था कि भाई तुम मेरे बड़े भाई हो, तुम मेरा सहयोग करो। लेकिन कुछ ऐसे हमने भी गलतियां की, इसकी वजह से नेपाल चाइना की ओर चला गया, और आज हम देख रहे हैं नेपाल एक तरह से चाइना का पपेट है, चाइना का एक तरह से कठपुतली है। क्यों? क्योंकि एक हम प्रोजेक्ट बना रहे थे, वहां पे एक नदी है अरुण नाम की नदी, अरुण नाम की नदी, उस पर हम उनका डैम बना रहे थे, हाइड्रो प्रोजेक्ट बना रहे थे। हमने इस काम को लेट किया, हमने उनका बहुत पैसा फंसाया, इसलिए हमसे भड़के हुए। उसके बाद नेपाल में जो हड़तालें होती हैं तो उसमें ये शक आता है कि भारत सरकार के जो लोग सरकार है वहां पे हड़ताल करवा रही है, वहां पे ब्लॉकेट करवा रही है। नेपाल का जब मैंने मैप दिखाया था तो उसमें इस तरह का नेपाल है, तो जो सबसे नीचे वाला हिस्सा है ये प्लेन एरिया है, यहाँ पे कई सारी नदियां बहती हैं और ये काफी फर्टाइल एरिया है, इसको तराई एरिया कहते हैं, तराई एरिया। और यहाँ पे जो लोग रहते हैं मधेसी कहा जाता है, मधेसी। ठीक है, और बाकी जो है वो पहाड़ी इलाका है, हिमालय पूरा यहाँ पे। तो एक बार मधेसी ब्लॉकेट हुआ था 4 साल पहले, और यहाँ पे कई लंबे मतलब कई महीनों तक यहाँ पे सरकार अस्त व्यस्त थी। तो भी ये मधेसी जो ब्लॉकेट था, मधेसी जो हड़ताल थी, उसमें भी नेपाल की सरकार ने बोला भारत सरकार इस सब करा रही, क्योंकि मधेसी की जो जस्ट बॉर्डर है वो किससे लग रही है, बिहार से और यूपी से लग रही, या तराई वाला जो एरिया है। तो कई बार ऐसी चीजें हुई हैं कि भाई भारत और नेपाल के रिश्ते खटास हुए, लेकिन जो केपी शर्मा ओली के समय हुआ है, अभी जो पिछले 2 साल से हो रहा है, वो तो एक्सट्रीम था। हमारे नेपाल के साथ कल्चरल बहुत मतलब इतिहास में बहुत सारे टाइज है। आप जानते हैं कि जो सीता माता है वो जनक नंदिनी कही गई, और जनकपुर जो है वो नेपाल में है, रोटी बेटी का रिश्ता है। तो ठीक है, काठमांडू जो मंदिर है शिव मंदिर वहां पे पशुपतिनाथ का, वो हमारे देश में बहुत ज्यादा उसकी मान्यता है, लोग जाते हैं। 1950 में भारत और नेपाल ने एक फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन की थी कि भाई नेपाल तुम पे कोई भी दिक्कत होगी, तुम पे कोई भी खतरा होगा, हम तुम्हारे साथ खड़े होंगे।
तो इस तरह की संधि, पीस और फ्रेंडशिप ट्रीटी हमने 2 देशों के साथ साइन की है, एक भूटान और नेपाल के साथ। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि नेपाल पूरी तरह चाइना के साथ चला गया है, और इसी तरह की एक संधि नेपाल चाह रहा है चाइना उसके साथ कर ले। तो अब जो डोकला, वो जो काला पानी का डिस्प्यूट है, अगर नेपाल ने इस तरह की संधि चाइना के साथ कर ली, तो अब अगर काला पानी डिस्प्यूट जब भी उठेगा, तो हो सकता है वहां पे नेपाल के साथ चाइनीज आर्मी भी खड़ी हुई हमको भड़काने के लिए, हमको दबाने के लिए। क्योंकि आप वो जो मैंने आपको दिखाया था काला पानी वाला, बिल्कुल अभी नीचे भी दिखा दूंगा, इस पीडीएफ में है, उसके जस्ट ऊपर चाइना बैठा हुआ है। और अगर ये हिस्से में हमारी बॉर्डर, अभी यहाँ पे हमारी आर्मी बैठी हुई है काला पानी में, पूरी चौकी बना के बैठी हुई है, अगर ये हिस्सा चाइना नेपाल को मिल गया ना, तो चाइना को दे देगा, चाइना फटाक से हमारे उत्तराखंड में अटैक कर देगा। तो ये हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, इसलिए हम काला पानी छोड़ना नहीं चाहते, हम काला पानी छोड़ना नहीं चाहते। नेपाल हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि 5 राज्यों से उसकी बॉर्डर लगती है। ये मैंने थोड़ा गलत बोल दिया था, वेस्ट बंगाल से लगती है, वेस्ट बंगाल से नहीं लगती है, ठीक है। 5 राज्यों से बॉर्डर लगती है, इंपॉर्टेंट बहुत है मेरे लिए। नेपाल के बहुत सारे लोग, लगभग रोज दिन के 50,000 लोग, दिन के 50,000 लोग रोज नेपाल से भारत आते हैं काम करने। नेपाल और भारत की बॉर्डर एक तरह की पोरस बॉर्डर है, मतलब अपना आई कार्ड दिखाओ अंदर आ जाओ। बहुत सारे हमने चेक पॉइंट बना के रखे हैं, बहुत सारे नेपाली भारत में आते हैं सुबह, जो कि जो यूपी बिहार का बॉर्डर है वहां पे आते हैं, रोज काम करके चले जाते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे, और वहां पे भारत का रुपया भी चलता है, ठीक है। तो आप नेपाल बिंदास जाइए, नेपाल में जाने का आपको कोई वीजा नहीं लगेगा, नेपाल भूटान जाने में वीजा नहीं लगेगा आपको, क्योंकि हमने उनके साथ कौन सी संधि साइन करके रखी है, पीस एंड फ्रेंडशिप ट्रीटी। इस संधि वजह से हमें नेपाल जाने में किसी भी तरह का वीजा पासपोर्ट देने की जरूरत नहीं होती है। अब यहाँ पे तो अब अगली बात करते हैं नेपाल की, और क्या इंपॉर्टेंस है भाई। नेपाल के जस्ट ऊपर चाइना है, नेपाल एक तरह का बफर स्टेट का काम कर रहा है, बफर स्टेट का। चाइना मेरा दुश्मन है, और हम देख ही रहे हैं चाइना दुश्मनी चल रही है, तो एक तरह का बफर स्टेट का काम कर रहा है, बीच में सैंडविच की तरह नेपाल बैठा हुआ है, और हमें सिक्योरिटी दे रहा है। और हमें चाहिए कि नेपाल में जो भी सरकार है वो भारत की हितैषी सरकार हो, भारत से के लिए अच्छी अच्छी बात करे। अभी कुंभ हुआ, अभी हाल ही में कुंभ हुआ हरिद्वार में, तो नेपाल के जो राजा हैं ज्ञानेन्द्र सिंह, वो कुंभ में आए थे, ज्ञानेन्द्र सिंह कुंभ में आए थे। और ज्ञानेन्द्र सिंह ने कुंभ में आए थे, हमारे जो उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने उनका स्वागत किया। तो पूर्व राजा नेपाल के आए थे, और केपी शर्मा ओली के कार्य में इतना घटिया काम हो रहा था नेपाल में, कि वहां की जनता ने बाकायदा स्लोगन निकाल दिया था, क्या, राजा आओ देश बचाओ। मतलब फिर से बोला जा रहा था कि राजशाही आ जाए मेरे देश में, ये केपी शर्मा ओली तो पागल कर देगा, राजा आओ देश बचाओ। क्योंकि 2008 तक नेपाल में राजशाही चल रही थी, ज्ञानेन्द्र सिंह रूल कर रहे थे वहां पे, और दुनिया का इकलौता हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र नेपाल। 2008 तक दुनिया का इकलौता हिंदू राष्ट्र नेपाल था, ठीक है। तो जरूरी है हमारे लिए नेपाल। बहुत सारी नदियां ऐसी जो नेपाल से निकल रही हैं, क्योंकि हिमालय से बहुत सारी नदियां निकलती हैं, तो नेपाल से होते हुए हमारे देश में आती हैं। और अगर नेपाल चाइना की तरफ चला जाएगा और चाइना उस नदियों में डैम बना देगा, तो हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी। बहुत सारी पिलग्रिमेज साइट है वो हमारे यहाँ पे। हमने अयोध्या, जैसे मैंने बोला अयोध्या ससुराल है किसका, सीता जी का, तो अयोध्या से जनकपुर तक, जनकपुर मैंने बोला नेपाल में है, इनके बीच में हमने बस सर्विस चला के रखी है, रोटी बेटी का रिश्ता है, बाकायदा बस से आप अयोध्या से बैठी जनकपुर चले जाइए, जनकपुर से बैठी अयोध्या आ जाइए। तो अगर हम आध्यात्मिक के तौर पे देखें, धर्म के रूप में देखें तो नेपाल इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो नेपाल इंपॉर्टेंट है, सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो नेपाल इंपॉर्टेंट है। हम अगर नेपाल से ढंग से बात नहीं करेंगे तो चाइना गोद में आके बैठ जाएगा। और नेपाल को भी लगता है कि यार मैं चारों ओर से जमीन से घिरा हुआ हूँ, मुझे समंदर चाहिए, उसको ट्रेड करना है, उसको दुनिया भर से माल मंगाना है, माल बेचना है, तो किसका एक्सेस देते हैं, तो हमारा जो कलकत्ता पोर्ट है, हमने उसका एक्सेस दे रखा है चाइना नेपाल को, कि आप अपना माल कलकत्ता बंदरगाह में मंगाइए और यहाँ से फटाफट नेपाल पहुंच जाएगा, हमने उसको दे रखा है। लेकिन ये केपी शर्मा ओली ने सब गुड़ गोबर कर दिया मोटे तौर पे, ठीक। तो नेपाल को हमारी जरूरत है, हमें भी नेपाल की जरूरत है। हमें नेपाल से व्यापार नहीं करना, हमें नेपाल को सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से रखना है। नहीं तो अगर वो नेपाल चाइना के साथ चला गया ना, तो हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी। बहुत सारे नेपाली लोग भारत में काम करते हैं, बहुत सारे लोग, आप लोगों ने जाने अनजाने बहुत सारे नेपाली लोगों को देखा है, ठीक है। लेकिन हम जो नेपाल को पैसा देते हैं, हम जो नेपाल को वादा करते हैं, हम जो नेपाल के साथ प्रोजेक्ट करते हैं, हम उसमें लेट कर देते हैं। हम अगर बोलते 3 साल में रोड बनाएंगे तो बनाते 10 साल में। इस वजह से नेपाल चाइना की ओर चला गया है। और अभी जैसे मैंने बोला, वहां पे सरकार कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल की थी, और चाइना में भी कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है, तो वहां पे सरकार की जब जिसे कहते हैं मतलब एक तरह से विचारधारा ही एक रहेगी, तो वो चीज तो होनी ही थी। नेपाल एक तरह से पपट स्टेट बन गया था चाइना का। लेकिन अब जो शेर बहादुर देववा आए हैं, इस वजह से ऐसा लग रहा है कि भारत का फिर से नेपाल के साथ संबंध अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि शेर बहादुर देववा जो है, इनको अगर मैं दिखाऊं आपको इनकी तस्वीर, ये है शेर बहादुर देववा साहब।
तो ये ऐसा नहीं कि पहली बार नेपाल के प्राइम मिनिस्टर बने, चौथी बार बन रहे हैं, और जब भी ये भारत नेपाल के प्राइम मिनिस्टर बने तो भारत के साथ इनके संबंध बहुत अच्छे थे। तो हम फिर से उम्मीद कर सकते हैं कि केपी शर्मा ओली का कार्यकाल खत्म हो गया है, अब भारत और नेपाल के संबंध फिर से बहुत बढ़िया हो जाएंगे। हमने जब वैक्सीन मैत्री शुरू की, वैक्सीन डिप्लोमेसी शुरू की, तो हमने नेपाल को वैक्सीन दी फ्री में, कोविशील्ड वैक्सीन नेपाल को फ्री में दी थी, हमारी वैक्सीन मैत्री के तहत नेपाल को दी। अभी 2 साल पहले नेपाल में बहुत सारा भूकंप आया था, जिसमें पशुपति नाथ मंदिर में बहुत दिक्कतें हुई थी, मतलब टूट फूट गया था, उसको हमने फ्री में बनवाया। वहां पे एक भद्रकाल गार्डन है, उसको हमने बनवाया। ठीक है, तो और नेपाल, और हमारे पास जैसे मैंने बोला कई सारे चेक पोस्ट है हमारे पास, जहाँ से आप आराम से नेपाल जा सकते हैं, नेपाल से आ सकते हैं, बहुत सारे चेक पोस्ट हमने बना के रखे हैं। एक हमने वीरगंज में बना कर रखा है, विराटनगर में बना कर रखा है। तो एक तरह से सीमलेस मूवमेंट है, आप बिंदास अपनी कार लेके जाइए, नेपाल घुस जाइए, क्योंकि हमने उसके साथ फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन करके रखी है। लेकिन केपी शर्मा ओली के समय इनका जो कार्य, इनका हमारा और इसका जो रिश्ता था बहुत ज्यादा बिगड़ गया था, लेकिन फिर हमने सुधार लिया। आपको शायद पता होगा कि जो गौतम बुद्ध है उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ पे है? नेपाल में। तो धर्म का है, और सीता जी का घर कहाँ है? जनकपुर में। वो कहाँ की है? नेपाल की। तो धार्मिक दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे कहते हैं कल्चरल दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो लैंड बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहे हैं उसको तो हमें जल्द से जल्द सुधारना पड़ेगा, नहीं तो नेपाल श्रीलंका की तरह, पाकिस्तान की तरह फिर चाइना की ओर चला जाएगा। हमने नेपाल, जैसे हमने बोला हमारे पास कनेक्टिविटी बहुत बढ़िया है, तो एक जगह है रक्सौल बिहार में, बिहार से हमने ट्रेन चलाई है काठमांडू तक। काठमांडू क्या है? राजधानी है नेपाल की, हमने बाकायदा ट्रेन भी चला के रखी है। तो ये जो शीट है ना, ये मैं शेयर कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में, आप लोग इसको देख लेना, पढ़ लेना। असल में नेपाल से, नेपाल को हमें बस देना है, हमें नेपाल से कुछ चाहिए नहीं, क्योंकि अगर हम उसको देंगे नहीं ना, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी सपोर्ट हो, चाहे मिलिट्री सपोर्ट हो। जैसे एक हमारी और नेपाल के बीच में एक्सरसाइज चलती है, उसका नाम है सूर्य किरण, ये मिलिट्री एक्सरसाइज चलती है हमारे और नेपाल के बीच में, ये भी टाइमली हम कर नहीं रहे हैं। तो हमें सिर्फ और सिर्फ नेपाल को देना है। नेपाल बहुत छोटा देश है, लेकिन नेपाल को अगर हम देंगे नहीं, उसको प्यार मोहब्बत से रखेंगे नहीं, उसको छोटा भाई बना के नहीं रखेंगे, उसकी बातों को नहीं समझेंगे, तो वो पहुंच जाएगा चाइना के पास। और ऐसा हो ही रहा है। केपी शर्मा ओली के समय तो ऐसा लग ही रहा था कि वो चाइना का दूसरा घर बन गया है। लेकिन अब चलो शेर बहादुर देववा आए हैं, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि चौथी बार यह व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर बना है तो हमारे और नेपाल के रिलेशंस फिर से वैसे हो जाएंगे जैसे पहले ही है। हमने और नेपाल ने मिलके सिस्टर सिटी एग्रीमेंट्स किया है कि भाई ये बहन, दो बहनों, जैसे एक बहन इस देश में रहती है, एक बहन उस देश में रहती है, तो हम बोलते हैं कि दो बहनें हैं, दो देश में रहती है। वैसे हमने सिस्टर सिटी बनाई है, बहन शहर बनाए हैं। जैसे काठमांडू की बहन कौन है? बनारस। लुम्बिनी की बहन कौन है? बोध गया। बोध गया बिहार में है, बनारस यूपी में है। जनकपुर की बहन कौन है? अयोध्या। वैसे गलत हो गया बहन, ये तो ससुराल वाला हो गया, लेकिन फिर भी सिस्टर सिटी का कॉन्सेप्ट हमने लाया है कि अगर सरकार वाराणसी में जैसा खर्चा कर रही वैसा ही काठमांडू में भी करेगी। मतलब एक तरह से हम दो आंख नहीं करेंगे, हम दोनों को बराबर दर्जा देंगे। तो ये हमने किया है। अगर हम मल्टीलेटरल पार्टनरशिप में बात करें तो कई सारे ऐसे एसोसिएशन है जिसमें भारत और नेपाल एक साथ बैठे हैं, जैसे BBIN, इसमें बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल है। और हम चाह रहे हैं इसमें हम एक रोड कनेक्टिविटी कर दें कि इंसान अपनी कार उठाए, भारत से भूटान, नेपाल जाए, नेपाल से भूटान जाए, और ठीक है भूटान से बांग्लादेश जाए। एक तरह से हम क्या बनाना चाह रहे हैं? रोड कनेक्टिविटी BBIN में। बन नहीं पाई है, बनाना चाह रहे हैं। एक संगठन है बिम्स्टेक नाम का, इसमें 7 देश आते हैं, और इसमें भी भारत और भूटान साथ में बैठा है, और 1967 में ये बना है। और इसके मोटे तौर पे ये है कि वो देश जो कि बे ऑफ बंगाल या खाड़ी, जो हमारी बंगाल की खाड़ी, उसके आसपास के जो देश है, उनका एक संगठन बना हुआ है। इसका फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसमें भारत और नेपाल एक साथ है। नॉन अलाइंग मूवमेंट में भारत नेपाल एक साथ है। सार्क, इसमें 8 देश आते हैं, इसमें भारत नेपाल एक साथ है। तो कई सारे मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस में भी हम नेपाल के साथ खड़े हुए हैं। नेपाल हमारा बहुत अच्छा पार्टनर है, लेकिन हाल फिलहाल में चाइना के साथ उसकी दोस्ती बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। कुछ हमारी गलतियां थी, और कुछ केपी शर्मा ओली का व्यक्तिगत स्वार्थ था, जिसकी वजह से नेपाल एक तरह से चाइना के साथ जा रहा था। वर्तमान में हम देख रहे हैं केपी शर्मा ओली जो है, ये इनकी PM प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे। अब शेर बहादुर देववा साहब जो है वो है प्राइम मिनिस्टर। वो है क्या है? प्राइम मिनिस्टर। इस मैप में वही दिखाया गया है, काला पानी वाला एरिया। ये जो एरिया है ये डिस्प्यूटेड एरिया है, ये मेरे पास है। और हम बोल रहे हैं ये जो नदी है यहाँ पे, इधर का पश्चिम का मेरा होना चाहिए। और ये क्या बोलता है चाइना, वो नेपाल क्या बोलता है कि यहाँ से एक नदी निकलती काली, नेपाल इस काली नदी को अपना बोलता है, बोलता है ये भैया तुम्हारा एरिया, तुम पकड़ लो। और हम बोलते नहीं, काली नदी तो ये वाली है, तो ये पूरा मेरा होगा। यही डिस्प्यूटेड है। ये जो आपको त्रिभुज जैसा एरिया दिख रहा है ना, ये डिस्प्यूटेड है। नेपाल ऑरेंज कलर वाइन इस नदी को बोलता है ये काली नदी है, और हम बोलते हैं ये जो नदी है पीली नदी, ये है काली नदी।
तो इसके इधर का मेरा होना चाहिए, और नेपाल बोलता है ये जो नदी है ये है काली नदी, इसके इधर का तेरा होना चाहिए, बाकी सब मेरा। यही है डिस्प्यूट। और देखो ऊपर बैठा है चाइना। हमारी एक्चुअल में ये पूरा एरिया अभी हमारे पास है, हमारी जो इंडियन एयर आर्मी है उसके पूरे बंकर्स बने हुए हैं, क्योंकि चाइना इधर खड़ा हुआ है। अगर हमने चूक की ना, चाइना घुस जाएगा यहाँ पे। और ये एक और इंपॉर्टेंट रास्ता है, इसी रास्ते में एक दर्रा पड़ता है, उसका नाम है लिपू लेक दर्रा। इस दर्रे से होते हुए हम मानसरोवर की यात्रा करते हैं, मानसरोवर जाते हैं। और मानसरोवर कहाँ है? तिब्बत में। मानसरोवर में कौन से भगवान का निवास है? कैलाश, उनका भोले बाबा का कैलाश मानसरोवर। तो ये हमारे धार्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और काला पानी विवाद को बस नदी का खेल है, नदी को लेकर हुआ था 1816 में। 1816 में बोला कि काली नदी के जो वेस्ट में इलाका है वो इंडिया का, और जो ईस्ट में है वो नेपाल का। हम बोलते हैं जो ये नदी है ये है काली नदी, ये पूरा मेरा होना चाहिए। और नेपाल बोलता है ये जो नदी आई है ना ये है काली नदी। ये है विवाद। क्लियर हो रहा हो तो रिप्लाई कर दो। देखिए इस मैप में और अच्छे से देख सकते हैं। नेपाल बोलता है ये जो नदी है ना ये है काली, और हम बोलते हैं नहीं नहीं, इधर की एक नदी है, इधर भी एक नदी जाती है। भारत बोलता है, इंडिया बोलता है ये नदी है काली नदी, और नेपाल बोलता है नहीं नहीं ये है काली नदी। तो इस हिसाब से अगर नेपाल की बात मान ले तो हमारा एरिया यहीं अटक जाएगा। और ये जो एरिया हमने अभी रखा है अपने पास, ये हमारा पिथौरागढ़ एक जिला है, पिथौरागढ़ उत्तराखंड का, उसका एरिया है। और नेपाल बोलता है नहीं ये हमारा एक जिला है, उसका नाम है सुदूर पश्चिम, ये नेपाल का जिला है, ये मेरा एरिया है। यही सारा विवाद है, यही सारा। यहाँ पे क्या है, हम मानसरोवर की यात्रा पे जाते हैं तो यहाँ पे कच्ची रोड थी, हमने इसको पक्की बनाया। जब हमने पक्की बनाया तो नेपाल खड़ा हो गया, जब मेरे देश में रोड क्यों बना रहे हो? तो हमने बोला भाई तुम्हारा देश कहाँ हुआ भाई, ये तो मेरा है। तब ये विवाद फिर से उठ के आ गया। तो मैंने बोला ये हमने एक नया नक्शा जारी किया, उस नए नक्शे को देख कर चाइना वो नेपाल भड़क गया, ये तो मेरा एरिया है। तो ये है काला पानी विवाद। हम भी मानते हैं विवाद है, मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि भैया तुम हमको बोलो कि यहाँ से हटा लो अपनी चौकी। अगर ये हटा लेंगे तो भाई चाइना घुस जाएगा। तो क्या होना चाहिए वे फॉरवर्ड? वे फॉरवर्ड बस ये होना चाहिए, नेपाल देखिए छोटा देश है, नेपाल गरीब देश है, नेपाल लैंड लॉक्ड देश है। छोटा व्यक्ति, गरीब व्यक्ति, कमजोर व्यक्ति हमेशा डर में जीता है, कहीं उसके ऊपर कोई अटैक ना कर दे, कहीं मतलब उसको हमेशा अपने भविष्य को लेकर चिंताएं होती हैं। तो वो जो अमीर है, जो सक्षम है, उससे उम्मीद करता है कुछ उसको ज्यादा दे। तो हमें नेपाल को प्यार से समझाना चाहिए, नहीं तो नेपाल फटाक से चाइना की गोद में चला जाएगा, जा ही रहा है। और फिर यही होगा तो फिर अब आप देख लो, ये जो एरिया था यहाँ भी चाइना आ जाएगा, और यहाँ से सीधे चाइना उत्तराखंड में घुस सकता है। हम जब भी चाइना की बात करते हैं तो लद्दाख लद्दाख की बात करते हैं, जब भी चाइना की बात करते हैं तो अरुणाचल की बात करते हैं, लेकिन चाइना उत्तराखंड में यहाँ से घुस सकता है। और पूरा ये बहुत बड़ा दर्रा है, लिपुलेख दर्रा, ये हमारे पास है। अभी ये चाइना के पास चला गया तो फिर काम ही ढल जाएगा अपना। ठीक है, तो ये है मेन विवाद। और ये विवाद क्यों उठ के आया था? हमने एक नया वेब जारी किया था, उसमें हमने बताया कि हमारा एक नया लद्दाख है, यूटी बन गया है, जम्मू कश्मीर भी एक नया यूटी है। उस मैप में हमने इसको अपना दिखा दिया। बहुत छोटा सा एरिया है, सिर्फ 400 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, लेकिन जिस जगह ये बैठा है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसलिए ना हम छोड़ना ना नेपाल छोड़ना। और नेपाल इसलिए भी जब मांग रहा है, नेपाल पहले हल्ला नहीं करता था, ये अब चाइना के बहकावे पे हल्ला कर रहा है। भारत सरकार ने साफ साफ नेपाल की सरकार को उस समय बोला था, इसके बहकावे में अपने रिश्ते खराब मत करो भाई, हमारे तुम्हारे रिश्ते सदियों की पुराने हैं। क्योंकि उस समय केपी शर्मा ओली थे तो वो कान में रुई डाल के बैठे थे, नहीं भैया हम सुनेंगे नहीं, हम तो चाइना के सगे हैं। तो अब शेर बहादुर देववा साहब आ गए तो हो सकता है शायद हम इस विवाद को भी सुलझा लें। क्योंकि चाइना चाह रहा है कि ये इलाका नेपाल को मिल जाए, फटाक से अपनी आर्मी यहाँ पे लगा दे और सीधे फिर हमको इधर से भी डराए, उत्तराखंड से भी डराए। तो ये जो काली नदी है ना, यही बनती है महाकाली, और फिर यही महाकाली बाद में बन जाती है सरयू नदी, सरयू। और सरयू नदी जो है वो तो आप जानते हैं, भगवान राम के जन्म स्थली के वाला शहर में बहती सरयू नदी। ठीक है, और सरयू बाद में गंडक में मिल जाती है, गंडक बाद में गंगा में मिल जाती है। तो ये हो गया इंडिया चाइना रिलेशंस के लेकर कुछ मोटी मोटी बातें। और ये जो पीडीएफ है ये मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में आपको डाल दूंगा। और हम लोगों ने इस आज के लेक्चर में इंडिया नेपाल रिलेशंस के बारे में पढ़ा है। कोई डाउट हो तो पूछ लो मुझसे।